तो सैलिनिटी में अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि जब समुद्र के अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो पानी की लवणता पर, सैलिनिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे बदलता है। तो जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर जाते हैं, सभी जगहों पर सैलिनिटी का जो पैटर्न है सेम नहीं है। इक्वेटर पर अलग है, मिड लैटिट्यूड पर अलग है, और पोलर रीजन में अलग अलग है। तो क्या है, चलिए हेडिंग दीजिए। कल हेडिंग दिलवाए थे, समुद्री लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। लिखिए कि लवणता के लंबवत वितरण में भी, लंबवत वर्टिकल, लवणता के लंबवत वितरण में भी असमानता पाई जाती है। लिखिए, विषुवत रेखीय क्षेत्र में सतह के ऊपर कम लवणता होती है, लेकिन नीचे के जल में लवणता का प्रभाव अधिक होता है। लवणता का प्रभाव अधिक होता है। देखिए, अधिक घनत्व के कारण लवण नीचे बैठते रहते हैं, और वर्षा के कारण स्वच्छ जल ऊपरी भाग में अधिक प्रभाव डालता है। तो देखिए, विषुवतीय प्रदेश, इक्वेटोरियल एरिया, ये ठीक बीचों बीच 0 डिग्री वाला इलाका, यहाँ ऊपर में ऊपरी सतह में सैलिनिटी कम होगी, और उसके निचले सतह में सैलिनिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर में वर्षा के कारण ऊपर का जो जल है उसकी सैलिनिटी कम हो जाती है, लेकिन नीचे वाले सतह जो हैवी वाटर है, हाई सैलिनिटी वाला वाटर है, नीचे बैठता है, उसके वजह से निचले लेयर में सैलिनिटी ज्यादा होगा। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में मिड लैटिट्यूड से
मध्य अक्षांशीय क्षेत्र किसको कहते हैं? सुनिए, देखिए, ये 0 डिग्री और यहां से हम लोग आए, पोल हो गया 90 डिग्री, ये 0 डिग्री पोल 90 डिग्री, यानी कि 45 से 50 55 वाला इलाका जो है ये हो गया मिड लैटिट्यूड, ये लो लैटिट्यूड और ये हाई लैटिट्यूड। 0 से 90 डिग्री ऊपर, 0 से 90 डिग्री नीचे, बीच वाला मिड लैटिट्यूड कहलाता है। लिखिए, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में 200 फैदम की गहराई तक 200 फैदम की गहराई तक लवणता में वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद लवणता का प्रभाव कम होने लगता है। उसके बाद लवणता का प्रभाव कम होने लगता है। इसका प्रमुख कारण उपसतही जलधारा है। उपसतही जलधारा है। उपसतही मतलब सब सरफेस, अपर सरफेस के नीचे नीचे समुद्र में पानी चलता है तो उसको उपसतही जलधारा कहते हैं। अभी जलधारा हम लोग देखेंगे, आगे लिखिए। जलधारा है जो उच्च अक्षांशों से मध्य अक्षांशों की तरफ चलती है। लिखिए, हाँ उसी में लिख दीजिए या पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में गहराई के अनुसार लवणता में वृद्धि होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में गहराई के अनुसार लवणता में वृद्धि होती है। लिखिए, इस उपर्युक्त प्रारूप को निम्नलिखित आरेख द्वारा, आरेख ग्राफ, निम्नलिखित आरेख द्वारा समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। तो देखिए, इधर देखिए, पहला इक्वेटोरियल रीजन, पहला इक्वेटोरियल रीजन ये है डेप्थ, और ये है सैलिनिटी, लवणता। देखिए, इक्वेटोरियल रीजन में
इक्वेटोरियल रीजन में औसतन सर कैमरा उल्टा है। लवणता थोड़ी सी ज्यादा होती है, और यहाँ जो है मान लीजिए लवणता इस पॉइंट पे है, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा लवणता भी बढ़ता चला जाएगा। लवणता का ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि सतह पर जीरो पर सैलिनिटी सबसे कम है, और जैसे जैसे अंदर जाएंगे सैलिनिटी बढ़ता। बनाइए इसको, ये ऊपर में लिख दीजिएगा चाहे नीचे में, फॉर इक्वेटोरियल रीजन भूमध्यरेखीय प्रदेश। सर कैमरा उल्टा है। और इक्वेटोरियल रीजन भूमध्यरेखीय प्रदेश। कैमरा उल्टा है सर, उल्टा दिखाई दे रहा है। ये है डेप्थ, ये है सैलिनिटी। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाएगा सैलिनिटी भी बढ़ती जाएगी। ग्राफ ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सैलिनिटी बढ़ रही है। इधर जा रहे हैं तो हमारा डेप्थ बढ़ रहा है। नहीं, कोई जरूरी नहीं, ये तो रफ ग्राफ है ना, ये एक हम रफ ग्राफ बना रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ नहीं। अब देखिए मिड लैटिट्यूड पर क्या होता है। मिड लैटिट्यूड के लिए ये हो गया डेप्थ और ये सैलिनिटी। देखिए मिड लैटिट्यूड में जो सैलिनिटी है पहले ही ऑलरेडी हाई रहेगी, और कुछ गहराई पर बहुत तेजी से सैलिनिटी बढ़ेगा, और फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा। कम होते होते जीरो पर नहीं आएगा, लेकिन औसतन जो है कुछ बढ़ेगा, क्योंकि मिड लैटिट्यूड का जो ज्यादा खारा नमकीन पानी है वो जो नीचे बैठा है अपर लेवल पे, उसके वजह से वहां सैलिनिटी ज्यादा हो जाता है। और हाई लैटिट्यूड के लिए यानी ध्रुवीय प्रदेश के लिए सरफेस सैलिनिटी, अब मान लीजिए इक्वेटोरियल रीजन में इतना है तो उसका थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ जो ध्रुवीय प्रदेश है यहाँ बर्फ का पिघला हुआ पानी आता है। तो अब इस पर हम लोग जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे सैलिनिटी बढ़ते जाएगी। तो तीनों ग्राफ बना लीजिए आप। देखिएगा हाई लैटिट्यूड्स पर हम थोड़ा इतना रखते हैं, विषुवत रेखा पर इतना रखें, और मिड लैटिट्यूड पर इतना। इसका मतलब कि सरफेस लेवल पे
सबसे कम सैलिनिटी कहाँ है? ध्रुवीय प्रदेश में। इसका मिड लैटिट्यूड सरफेस पे ऑलरेडी ज्यादा पाया जाएगा, गहराई में जाएंगे तो और ज्यादा पाया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर कम होना शुरू होगा। फिर उसके अंदर जब जाना शुरू करेंगे सैलिनिटी कम होता जाएगा, लेकिन कम होते होते ऐसा नहीं कि जीरो आ जाएगा, आके फिर रुक जाएगा, ये ऐसे चलने लगेगा। आने के बाद एक लेवल पे फिर ये ऐसे चलने लगेगा। और उस सब भी जो है कि जैसे बढ़ा, अब एक लेवल के बाद ये ऐसे हो जाएगा, लगभग अब कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि सैलिनिटी बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा। तो ये आप लोगों का सैलिनिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखिए, हेडिंग दीजिए। नहीं, वो लगभग अब वैसे सीधा चलता जाएगा। आप डेप्थ कितना भी बढ़ाइए, अब उसके बाद सैलिनिटी बढ़ेगी नहीं, मतलब निचले लेवल पे फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। है बाबू? है, जाओ छोड़ दो। क्या बज रहा है? 8-9 बजे तो छुट्टी हो जाएगा। पूछ लेना तो 9:15 में छुट्टी है का। आज सैटरडे है, हाफ ही टाइम रहता है। सुनिए, वॉल्यूम कम रखिएगा। देखिए, मूवमेंट इन ओशन वाटर, मूवमेंट इन ओशन वाटर, समुद्री जल में कई प्रकार की गतियां होती हैं। वेव्स, तरंग एक उठता है लहर, और एक होता है ओशन करेंट्स। तो देखिए वेव्स को, देखिए, देख लो अगल बगल, देखिए देखिए ये है वेव्स, Land meets sea. चल And रहा many है, processes interact. नहीं कनेक्ट हुआ। सदब सदब कनेक्ट हुआ है? नहीं हो रहा है कनेक्ट। दोनों में से किसी का नहीं हुआ? टीचमेंट था ना, अनइंस्टॉल कर दी। नहीं आया? अच्छा अच्छा। देखिए फिर से दिखला रहे हैं, ये वाटर में जो मूवमेंट है, सी वाटर में कई प्रकार के मूवमेंट होते हैं। देखिए
Some of our world's most spectacular and और जा रही dynamic है। landscapes are found along coastlines. देखिए This is where land meets sea, and many processes interact. Perhaps the अब most देखिए इसको powerful कहते हैं and सर्फ। relentless पानी ऐसे गिरा ना, इसको कहते हैं सर्फ है। of all are the effects of waves. They begin far out at sea, created by wind blowing over the water's surface. The friction of even a gentle breeze can create a deep swell in the water. अच्छा अभी ना इसमें हम रिकॉर्डिंग में कर दिए हैं, तो बाद में रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। देखिए हवा के फ्रिक्शन से अब समुद्री जल में देखिए वेव प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें ऐसे ऐसे लहर आएगा। देखिए That देखिए can धीरे travel धीरे लहर अब thousands ये of बड़ा होता miles. जाएगा, ऊंचाई The नीचाई बढ़ेगा। longer and देखिए harder the wind कैसे तट blows, के and किनारे the आ रहा further the है। wave travels, तो the इसको क्या larger कहते the wave हैं? that reaches the shore. वेव। In the open sea, waves वेव transfer energy, उत्पन्न होने का not कारण water. हवा के फ्रिक्शन से। So देखिए these surf जैसे जैसे ये वेव किनारे आते जाएगा, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये वेव किनारे आते जाएगा, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। देखिए surfers stay in the same place as the wave और energy आके तट passes से through. टकराएगा। But when the wave reaches the shore, the bottom of the wave is slowed down as the water shallows, while the top still runs on ahead. The peak topples over, and the wave breaks. आके टूट के गिरा ना, आके टूट के क्यों गिरता है? देखिए ये समुद्र है, हवा के घर्षण से इस पर लहर उत्पन्न होना शुरू होगा। जैसे जैसे ये किनारे आएगा, लहर की ऊंचाई बढ़ती जाएगी और किनारे पर आकर ये ऐसे टूट के गिर जाता है। गिरता हुआ दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि नीचे जो है, ये जो पानी आ रहा है ऐसे नीचे धरातल से फ्रिक्शन के कारण निचले स्तर के जल का स्पीड कम हो जाता है, और जबकि ऊपर वाले का स्पीड अपना पहले वाला मेंटेन रहता है। तो नीचे वाले का स्पीड कम हो गया फ्रिक्शन के कारण धरातल से, और ऊपर वाले का स्पीड वही का वही रहा, तो वो जाके आगे ऐसे टूटेगा। इसी को कहते हैं श्वास, इसको कहते हैं श्वास, जाके तट से टकराना। देखिए The energy from the wind has finally been released. और यही जो पानी आके ऐसे गिरता है, जाके आगे तट पहाड़ रहेगा, चट्टान रहेगा, सब पढ़े थे ना? नहीं, कोस्टल टोपोग्राफी तो पढ़ना ही नहीं है बीपीएससी में। तो ये सब को यही सब जाके टकराएगा, तो किनारे किनारे जितना पहाड़ रहेगा सबका अपर्दन करेगा, सबका अपर्दन इरोजन करेगा, खरोचेगा, काटेगा, और उससे समुद्र के किनारे किनारे नाना प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, हो गया ना? देखिए Into the force of a crashing wave. The water that washes up the beach. अब देखिए जब ऐसा रहेगा, इसको इसी को कहते हैं बीच, इसको कहते हैं बीच। अगर यहीं पर सीधा ऐसे पहाड़ रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? क्लिफ। तो बीच क्या होता है, समझ गए ना?
समुद्र के किनारे बालू का विशाल मैदान रहेगा, इतना बड़ा मैदान रहेगा कि आप पैदल चलते चल जाइएगा, खत्म नहीं। आपके लिए विशाल है, बाकी तो है तो धरती पर ही, खत्म तो होना ही है ना। आगे देखिए, is called the swash. देखिए लिखा है ना श्वास है, तो जो आके लहर गिरता है उसको कहते हैं श्वास। And the water that runs back down is the backwash. बैकवाश, बैकवाश मतलब पीछे जाना। तो जब पीछे जाएगा तो अपने साथ जो भी यहाँ कुछ मलबा है उसको समुंदर में लेते जाएगा। If the swash is greater than the backwash, the wave's effect is to deposit material. This is called a constructive wave. हर जगह अलग 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 अलग। They are gentle. देखिए ये रहा आपका बीच। अब देखिए ये कभी पहाड़ बहुत बड़ा रहा होगा, धीरे धीरे इसका इरोजन हो गया, खत्म हो गया। आगे आने वाले समय में 1000 करोड़ साल में ये भी खत्म होकर पूरा मैदान बन जाएगा। Low waves. वैसे आने लगा, देखें आ रहा है ना सब में, वैसे आ रहा है। Destructive waves are created in storm. अच्छा डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करिए तो। अच्छा ये सब रिकॉर्डिंग में है, होता है कभी कभी ना नेटवर्क प्रॉब्लम से। देखिए ये सब है वेव्स। फातिमा आप में कनेक्ट है? हाँ दिखलाना, देखना। हाँ Conditions देखिए and can be very high and strong. Their backwash is stronger than the swash. तूफान के समय ये सब ऐसा होता है। नॉर्मल समय में ये वेव्स की हाइट तूफान के समय बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए नाविकों को सलाह दिया जाता है कि जब तूफान आता है तो समुद्र में न जाए, वो इतना ज्यादा लहर खाएगा कि नाव ही पलट जाएगा, नाव ही पलट जाएगा। So they act as powerful eroders of the coast. देखिए अब ये है क्लिफ, ये है क्लिफ, किनारे पहाड़ है ना, अब आके टकराएगा। अब इस पहाड़ को न जाने कितने करोड़ों साल से अपर्दन कर रहा है। तुम्हारा हमेशा अलगे चैनल पकड़े रहता है, कौन चैनल? अरे टीचमेंट ऑन करो किसी। अच्छा जा सुनिए, एक बार गए पोरबंदर और वहां समुद्र के किनारे, मैंने जिंदगी में पहला बार समुद्र देखने को मिला। जो चट्टान था बचा हुआ था तो उसका भी करोड़ों साल से अपर्दन हो रहा है। पत्थर नहीं लग रहा था कि लोहा है, मतलब टस से मस जल कितना भी ताकत लगा ले, जरा सा भी हिल, चाहे कि उंगली से नहीं से पत्थर को आदमी ऐसे तोड़ लेता है, थोड़ा सा ऐसे तोड़ ले तो लग रहा था चाकू है, उंगली कट जाएगा। एक बालू उसमें से हाथ से चाहिए कि छुड़ा ले तो संभव नहीं है, इतना मजबूत। करोड़ों साल से अपर्दन हो रहा है और उसके बाद वो आज तक बचा हुआ है।
कि सोचिए कि वो कितना मजबूत होगा। तो उसी टाइप से ये सब पहाड़ है कि कितना मजबूत होगा ये पत्थर, आप सोच भी नहीं सकते। ये नॉर्मल पत्थर से कई गुना ज्यादा मजबूत है। आज से पानी का थपेड़ा नहीं सह रहा है। आगे देखिए, देखिए कितना टकरा रहा The है। erosion caused by destructive waves and deposition caused by constructive waves are the key processes that shape our coasts. तो वेव्स देख लिए, बीच देख लिए, क्लिफ देख लिए, सर्फ देख लिए, है ना। और देखिए जब तक इसको देखिएगा नहीं तब तक The continual battle between land and sea is apparent here, along the northwest coast of America. अब देखिए ये बीच बीच में ये सब पहाड़ जो टीला दिख रहा है ना, ये सब पहले पूरा पहाड़ था। अपर्दन करते 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 ये सब इलाका खाली हो गया है, सब ले गया समुद्र में, और ये टीला बच गया है केवल। आने वाले समय में ये टीला भी गायब हो जाएगा, धीरे 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 करके सब। Where erosion is the predominant force. अब देखिए ये रहा क्लिफ, आपका पहाड़ है ना, ये हो गया क्लिफ है। अब देखिए लिखा है इरोजन। अब इसका इरोजन होगा, धीरे धीरे इस पहाड़ को ये वेव पीछे ढकेलते चला जाएगा। तो जमीन धीरे धीरे हम लोगों के यहाँ कम होता जा रहा है और महासागर फैलता जाएगा, क्योंकि इस सबको काट काट के समुद्र में ले जा रहा है। देखिए कैसे Millions of पीछे years ago, घसकता जाएगा। this coastline would have looked very different. देख रहे हैं ना, उतना काट Even लिया, though the उतना land is काट tough लिया। basalt, the relentless attack of the sea has eroded it in spectacular ways. और अभी मनुष्य में इतना शक्ति नहीं है कि सी वेव को रोक सके। मनुष्य में इतना शक्ति नहीं है कि सी वेव को रोक सके। एक मिनट रुकिएगा। आगे देखिए लोग, Cliffs are formed when weathering weakens. देख रहे हैं ना कैसे टकरा रहा है। जब तक समुद्र को नहीं देखिएगा तब तक समुद्र विज्ञान समझ में नहीं आएगा। लड़के को समुद्र क्यों नहीं समझ में आता है? तालाब को समुंदर समझ लेता है, तालाब को समुंदर समझ लेता है, सोचता है बस यही इतना पानी है। समुंदर क्या है इसको देखने से ही इसकी कल्पना हो सकती है। देखिए, और ये तो एक है, अभी इसका भयंकर रूप कहाँ देखे हैं वेव का? सुनामी। सुनामी समुंदर का सबसे खतरनाक रूप है। तो रियल में तो देखने के बाद फिर बताने के लिए नहीं बचिएगा, तो उसको इसी पर देखना है, वीडियो में ही देखना है। रियल में जब वो आया था 2004 में सुनामी, तो वीडियो बना बना के अमर हो गए लोग। मान लीजिए वीडियो बनाया, अपलोड हो गया। हालांकि उस समय अभी इतना नेट का युग नहीं था, 4 में अभी इतना नेट का युग नहीं था। देखिए, The top of the land and destructive waves attack the bottom of the rock face. Weak points in the rock are डिस्ट्रक्टिव affected वेव्स, most and डिस्ट्रक्टिव वेव माने तोड़ फोड़ करने वाला। eventually form a hollow called a wave-cut देखिए सब notch. काट पीट के कैसा बना दिया। जितना The बुलाए overhanging चट्टान है, rock देखिए। collapses and the rubble is carried out to sea, forming a wave-cut platform.
The whole process continues, causing the cliff to slowly but continually देखिए retreat. काट काट के सब किनारे का। But erosion also produces more unusual features. Hollow caves can be carved out by the water. ये सब पहले पहाड़ था एकदम जैसे ये सामने वाला, ये सब वेव द्वारा ही काटा गया है। And eventually break through, forming an arch. The continual erosion keeps widening the arch. हाँ यही है आर्क। तो अभी जो कुछ देख रहे हैं आप, ये ओरिजिनल रूप नहीं है, ये कटा फटा रूप देख रहे हैं। ओरिजिनल रूप देखने के लिए 4 अरब साल पहले जाना पड़ेगा। Until it can no longer support the land on top. The arch collapses and leaves a headland on one side and a tough outcrop of rock on the other, अब देखिए ये बीच में बच गया, इसको स्टैक कहते हैं। सब Whilst पढ़ना था erosion उसमें constantly attacks our कोस्टल coastlines, टोपोग्राफी में। deposition builds characteristic landforms. When constructive waves wash onto the shore, they dump material carried in the water, like sand, pebbles and rocks. This builds up beaches. Whether a beach is soft and sandy or hard and pebbly depends on both the wave energy and the local geology. A narrow, extended stretch of beach that projects out. अब देखिए ये बालू का जमाव है, ये बालू का जमाव है, इसको भी बीच ही कहते हैं। अब ये थोड़ा जमाव ज्यादा हो गया है, ऊंचा हो गया है, लेकिन परमानेंट नहीं है। कभी भी समुद्र इसको काट के मिला सकता है, लेकिन इंसान के उम्र 100-200 साल तो रह ही जाएगा। अब देखिए इंसान इस पर अपना सड़क बना दिया, इसी पर होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट बना दिया। आज जिस दिन वैसा कोई हाई वेव्स आएगा, सब खत्म। The sea is called a spit. These are formed by deposition as well, but wind conditions also have a part to play. Where the prevailing wind blows at an angle to the coast, it causes longshore drift. अब देखिए इसी सब को कहते हैं कोस्टल सिटी, एकदम समुंदर के किनारे, समुंदर के किनारे बिल्कुल। एक चीज है कि इन लोग को नहाने का बड़ा आराम रहता होगा ना विशाल। यहाँ रहने वाले लोगों को हर 2-4 घंटे पर नहाना पड़ता है। इतना हाई ह्यूमिडिटी रहता है कि पसीना से हमेशा बदन चिप 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 करते रहेगा, तो एकदम उमस रहता है। हवा चल रहा है तो ठीक, अगर हवा शांत हो गया तो फिर बड़ी जल्दी बीमारी भी फैलता है। तो इस सब इलाके में कूलर काम नहीं करता है, एसी काम करेगा, पंखा काम करेगा बस। Material is moved along the coast at an angle. Over time, the wind and waves affect the end of the spit, causing it to curve to create a hook end. चलिए देखिए, ये तो देखिए क्या है, वेव्स। अब देखिए ये एक प्रकार की गति हो गई। दूसरी गति दिखला रहे हैं जिसको कहते हैं ओशन करेंट्स, समुद्री जलधाराएं। देखिए वो कैसा होता है। जलधारा दिखला रहे हैं। ध्यान से देखिए, पृथ्वी ग्लोब दिखला रहा है, ठीक है, और उस पर ये डॉट 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 लाइन बना हुआ है, और देखिए इस लाइन को घूमते हुए दिखलाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए। Let's take a look at some तो अभी जो देखे, इधर देखिए, अभी जो देखे तट के किनारे पानी में ऐसे ऐसे लहर, इसको कहते हैं सी वेव्स।
ओशन करेंट्स में पूरा समुद्र का पानी ऐसे घूमता है, चक्कर खाता है, ऐसे चक्कर खाता है, उसमें लहर नहीं आता है ना। नदी में जैसे पानी बह रहा है ना, वैसे पानी बहेगा पूरा, और पूरे पृथ्वी पर पूरा एक चक्कर लगाएगा, एकदम सर्किल। देखिए ये इसमें भी आपके वीडियो में भी अटलांटिक ओशन ही दिखलाया है। देखिए ये अफ्रीका और ये साउथ अमेरिका, देखिए ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है ना, ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक। ऊपर में ऐसे घूमेगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर में ऐसे घूमेगा पानी, नीचे में ऐसे घूमेगा उल्टा, देखिएगा। Important ocean currents. घूम रहा है ना, इस टाइप से अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, जितने महासागर हैं सबका पानी घूमते रहता है। इसी को कहते हैं जलधारा, ओशन करेंट्स। The Gulf Stream is the current that originates in the Gulf of Mexico. अब तो अभी ये दिखला रहा है, और पानी का जो स्पीड होता है, सुनिए, पानी का जो स्पीड होता है इसमें बहुत ज्यादा नहीं रहता है, 9-10 किलोमीटर पर आवर, 9-10 किलोमीटर पर आवर रहता है। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर बहुत हो गया। In the Atlantic Ocean, इस टाइप से it is a swift flowing warm current and it flows northwards along the east coast. अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये बीच वाला पानी स्थिर है, बीच वाला पानी स्थिर है। देखिए यहाँ भी स्थिर है, यहाँ स्थिर है, यहाँ स्थिर है, कहीं कहीं बीच में चलता रहता है और बाकी सब पानी स्थिर रहता है। तो उसी को कहते हैं सी वेव, ओशन करेंट्स, समुद्री जलधाराएं। Most of the North America until it meets the cold Labrador current near. ये आपका नॉर्थ अटलांटिक हो गया। Is forced to move. चलिए अब ये बता रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो ओशन करेंट्स देख लिए क्यों होता है। ये ओशन करेंट्स का क्या मतलब है। Japan milder and keeps the coast free. ये एशिया के पूर्वी तट पे दिखला रहा है। Kuroshio current moves across the Pacific Ocean, following the direction of the westerlies as the warm North Pacific drift. It has a warming effect. The sun's energy evaporates tons of ocean water each day. This moisture in the air results in clouds, and when these clouds release their moisture, there is a rainfall. Example, the Gulf Stream. ये दिखला रहा है कि समुद्री जीवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। Currents are not always drowned to death. To conclude, we may say that just like many of the other wonders of nature, the phenomenon of tides and ocean currents can be studied, but never completely understood. अब सुनिए, अब तीसरी गति हो गई। पहला हो गया वेव, दूसरा हो गया ओशन करेंट्स, और तीसरा है ज्वार भाटा। अभी तक जो आप लोग ज्वार भाटा समझते थे, वेव को समझते थे। वेव देखे ना, ऊपर उठा नीचे गिरा, तो लोग वेव को ही, तरंग को ज्वार भाटा समझते हैं कि ऐसे जो उठा ज्वार और ऐसे नीचे गिरा भाटा। ज्वार भाटा वो चीज नहीं है। ज्वार भाटा इसी में दिखलाया है। देखिए area which can be hazardous to ships. In 1912, Titanic, the largest ship in the world,
which was considered unsinkable, struck a huge iceberg in the dense fog off the coast of Newfoundland, warmed Gulf Stream meet. To conclude, but never. छोड़िए, दूसरा दिखलाते हैं, आइए। अंतरिक्ष से धरती की एक विशेषता को देख साफ हो जाता है कि ये ग्रह सौरमंडल के सभी ग्रहों से अलग है। हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। साउंड दे क्या? साउंड तो आप लोगों में है ही नहीं, लेकिन सब लोग ऑन करेंगे तो बहुत साउंड है। वीडियो वाला साउंड जा रहा है, देखिए तो नहीं। जहां समंदर जमीन से मिलता है वहां पानी हर समय एक नियमित रूप से चढ़ता। रुकिए, इसका भी हालांकि वॉल्यूम बहुत कम ही है, नहीं जा रहा है वजह, और उतरता है जिसे टाइड्स कहते हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये ज्वार भाटा कभी कभार कुछ ज्यादा ही तीव्र हो जाती है। देखिए ये लहर है, ये ज्वार भाटा नहीं है। धरती पर सभी टाइड्स चाहे वो कितनी भी उग्र हों, अंतरिक्ष की एक शक्ति की वजह से बनती है। धरती पर ज्यादातर टाइड्स चांद की ग्रेविटी की वजह से बनती है और कुछ हद तक सूरज की ग्रेविटी से भी। चांद धरती के बीच वाले हिस्से के मुकाबले उस हिस्से को अपनी ओर ज्यादा खींचता है जो उसके करीब है, जिसकी वजह से धरती का वो हिस्सा चांद की ओर थोड़ा सा उभर आता है। वैसे ही चांद धरती के सबसे दूर वाले हिस्से के मुकाबले उसके बीच वाले हिस्से को ज्यादा खींचता है, जिसकी वजह से चांद से दूर वाला हिस्सा बाहर की ओर उभरता है। यानी अब धरती दोनों तरफ से थोड़ी उभरती है। ये उभरना दरअसल समंदर का उभरना होता है, यानी एक हिस्सा चांद की तरफ उभरता है और एक चांद से दूर उभरता है। जब चांद धरती के चक्कर लगाता है और धरती सूर्य के, तो समुद्र के उभरने से पानी का स्तर बढ़ता और कम होता है, जिससे ज्वार भाटा पैदा होते हैं, यानी हाई टाइड्स और लो टाइड्स। देखिए इधर देखिए, लहर में आप लोग देखे थे, लहर आया और गया। ज्वार जब आता है तो देखिए ये जो धरातल दिख रहा है, ये धरातल दिख रहा है ना, ये पूरा धरातल डुबाएगा और क्षण भर के लिए नहीं, वेव जैसा। वेव तो आया गया, आराम से 6 घंटे तक इसको डुबाए रखेगा। जाने और आने में 12 घंटा लगता है, इसको जाने और आने में 12 घंटे लगता है। तो ज्वार और भाटा आपको लहर जैसा ऐसे ऐसे फड़फड़ाता नजर नहीं आएगा। ये शांत तरीके से आता है और पूरे सी लेवल को ही उठा देता है और फिर पूरा सी लेवल ही नीचे चला जाता है। देखिए बे ऑफ फंडी पर टाइड्स की शुरुआत चांद के ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से होती है, लेकिन इसका उग्र रूप बे ऑफ फंडी के अद्भुत फनल शेप की वजह से सामने आता है। समंदर का पानी, अब देखिए अभी है ना, ज्वार आएगा तो पूरा ही भर जाएगा, ज्वार आएगा पूरा भर जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से पृथ्वी पर बहुत सारे टाइडल पोर्ट हैं, जैसे हमारा कलकत्ता बंदरगाह टाइडल पोर्ट है, ये गुजरात तट पे है कांडला, वो भी टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब
देखिए मान लीजिए ये समुंदर है, देखिए ये पानी का लेवल है, नॉर्मल लेवल। हाई टाइड आएगा तो पानी का लेवल यहां चला आएगा, और लो टाइड आएगा तो पानी का लेवल यहां चला आया। ये लो टाइड हो गया, ये हाई टाइड हो गया, और ये नॉर्मल सी लेवल हो गया। कलकत्ता बंदरगाह यहाँ है, कलकत्ता बंदरगाह यहाँ है। तो आके जहाज यहाँ खड़ा रहता है, जो बाहर से आ रहा है दूसरे देश से आके यहाँ खड़ा रहता है। जैसे ही हाई टाइड आएगा हुगली नदी में, मान लीजिए यहीं पर ये हुगली नदी है, इधर हुगली नदी में पानी भरेगा, तब उसी के सहारे ये जहाज चलाएगा यहाँ तक। माल वाल उतार लिया, फिर जब हाई टाइड आया, नदी का लेवल बढ़ा पानी का, अब उसी के सहारे बाहर निकल गया। समझ में आया? तो एक समय आता है कि हुगली नदी का पानी लगेगा कि एकदम सूख गया, अब फिर एक समय आता है कि लगेगा कि हुगली नदी एकदम बाढ़ आ गया, लबालब भर गया। तो ऐसे नदी को टाइडल रिवर भी कहते हैं, और इस पर जो बंदरगाह बनाया जाता है इसको टाइडल पोर्ट कहा जाता है। आइए देखिए, जब अंदर आता है तो खाड़ी छोटी हो जाती है और उसकी गहराई कम हो जाती है। इसीलिए जब टाइड के कारण पानी बढ़ता है तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ने लगती है। लेकिन एक और रहस्य है जिसकी वजह से टाइड्स इतनी ऊंचाई हासिल करती हैं। समुद्र तट पर छोटी लहरों के टकराने के अलावा बड़ी लहरें भी आती हैं, जो समुद्र तट से लगातार टकराती रहती हैं। बे ऑफ फंडी पर बड़ी लहर को बे के मुंह से, अब देखो ये लहर है, टाइड नहीं है, तट तक पहुंचकर टकराने और वापस लौटने में करीब 12 घंटे लगते हैं। अब क्योंकि समुद्र में टाइड्स भी हर 12 घंटों में चढ़ती और उतरती है, इसीलिए एक सटीक समय पर बे के मुंह के पास ये बड़ी लहर दूर। ध्यान से देखना, समझ में आया कुछ? पहले पानी का लेवल यहाँ था, अब टाइड आ गया, देखो लेवल उठ गया, देखो बैक कर रहे हैं, देखो लेवल नीचे है ना पानी का, टाइड आएगा तो लेवल बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। बड़ी लहर को बे के मुंह से तट तक पहुंचकर टकराने और वापस लौटने में करीब 12 घंटे लगते हैं। अब क्योंकि समुद्र में टाइड्स भी हर 12 घंटों में चढ़ती और उतरती है, इसीलिए एक सटीक समय पर बे के मुंह के पास ये बड़ी लहर दूसरी बड़ी लहर से टकराती है, जिससे वापस जाकर तट से टकराने की ऊर्जा मिलती है, और वापस टकराते समय टाइड्स पानी के स्तर को 50 फुट तक बढ़ा देती हैं। देखो दिखा रहा है टाइडल रिवर, देखो सूख गया ना। 2 घंटे पहले ही ये नाव 15 फुट की ऊंचाई पर थी। हाई टाइड टाइड चला गया, और टाइड आएगा तो देखना फिर ये ऊपर उड़ जाएगा पर, यानी वो पानी का निशान जो वहां उन लकड़ियों पर गहरे और हल्के रंग में नजर आ रहा है। सभी नाव इस समय समंदर के तल पर बैठी हैं। लाखों करोड़ों सालों से बे ऑफ फंडी पर टाइड्स ने सैंडस्टोन पत्थरों से टकराकर उन्हें उनका आकार दिया है, और आज वो एक अद्भुत रूप ले चुके हैं, समुद्र से उठे विशाल फूलदान की तरह। वक्त के साथ समुद्र के तट पर ये इरोजन होता रहेगा। आखिरकार ये पत्थर क्षय होकर गिर जाएंगे और नए आकार बनने शुरू होंगे।
बे ऑफ फंडी की टाइड्स सिर्फ पत्थरों को काटने का काम नहीं करती, वो किसी की जान लेने की क्षमता भी रखती है। अक्सर किनारे से 1.5 किलोमीटर दूर सैर करते हुए भी लोगों को हाई टाइड नजर आ जाती है। 20 जनवरी 2012 लो टाइड के दौरान बे ऑफ फंडी पर लॉबस्टर के जाल को देखने गए 2 मछुआरे डूबकर मारे गए। बे ऑफ फंडी पर टाइड 1 इंच प्रति मिनट की रफ्तार से चढ़ती है, यानी उसकी रफ्तार बहुत तेज है। ऐसे में संभावना है कि आप तेजी से आ रहे पानी के बहाव में खींच लिए जाएंगे। बे ऑफ फंडी पर शायद धरती की सबसे टाइड आया तो कैसे सब ऊपर चला गया, अब फिर टाइड जाएगा ऊंची टाइड्स आती हो, तब डूबा। लेकिन धरती की दूसरी ओर एक अलग किस्म की खतरनाक टाइड किनारे पर अपनी हुकूमत चलाती है। अच्छा ये बताओ, टाइड था कि वेव था? ये वेव था। टाइड आएगा तो पूरा ऊपर तक डुबा देगा वो। धरती पर ऐसी कई जगह हैं जहां जबरदस्त टाइड्स भयानक प्रलय का रूप ले सकती हैं। चाइना का पूर्वी किनारा, यहां शंघाई के दक्षिण में रिकॉर्डिंग में डाले हैं ना? हाँ। साउथ चाइना सी का पानी बॉटल नेक आकार वाले होंगजू बे के अंदर आता है। चियांगतांग नदी पर पानी का स्तर बढ़ने से लहरें नदी के बहाव की उल्टी दिशा से अंदर आने की कोशिश करती हैं, जिससे पानी इतना बढ़ जाता है कि वो 30 फुट की ऊंचाई के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। इसे बोर टाइड कहते हैं। किसी साधारण टाइड के मुकाबले बोर टाइड का निर्माण तब होता है जब टाइड का पानी तेजी से किसी नदी या खाड़ी की धारा की विपरीत दिशा में अंदर आता है, जिससे लहरों का निर्माण होता है। ये लहर बनती है क्योंकि पानी बड़ी तेजी से अंदर आ रहा होता है और उसकी वजह से चियांगतांग नदी पर टाइडल बोर की ऊंचाई अच्छी खासी 30 फुट की बनी रहती है। चियांगतांग नदी पर बोर टाइड हर महीने 2 बार पैदा होती है, जब सूर्य और चांद दोनों का गुरुत्वाकर्षण धरती पर असर डालता है। देखिए टाइड में, ये देखिए पृथ्वी का फिगर, समुद्र का पानी खींच जाता है ऐसे, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन टाइड का हो गया। देखिए बैलून जैसा ये खींच जाता है इधर और इधर, ठीक है? तो ये बन गया आपका टाइड। अब देखिए जब ये दोनों खींचेगा इधर तो ये दोनों साइड पचकेगा, तो यहां और यहां हो गया टाइड और यहां हो गया लो टाइड। ये हाई टाइड ज्वार और जहां पचक गया भाटा। अब ये पोजीशन ऐसे ही उठा रहेगा और ये उठा वाला पोजीशन हमेशा चंद्रमा के सामने रहेगा। उठा पोजीशन हमेशा चंद्रमा के सामने रहेगा और जो पृथ्वी है वहीं पे नचते रहेगी अपना। उठा वाला पोजीशन इसी रहेगा, पृथ्वी नच रही है, तो इसका मतलब ये जो उठा वाला पोजीशन है धीरे धीरे ऐसे पीछे आते रहेगा। जहां आएगा ये टाइड, जहां आएगा टाइड, जहां पचक गया लो टाइड, भाटा। महीने में 2 बार जब अमावस्या या पूर्णिमा होती है और जब सूर्य, चांद और धरती एक ही लाइन में आ जाते हैं, तब ये आपका सूर्य, ये चांद और ये पृथ्वी, चांद और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आता है, ज्वार भाटा। और जबकि लहरें, हाँ, एयर फ्रिक्शन से, और जो खतरनाक लहर है सुनामी, वो अर्थक्वेक से,
समुंदर के अंदर कभी भूकंप आ जाता है तब, वो ऐसे नॉर्मली नहीं आता है। अब सूरज द्वारा बनने वाली टाइड्स चांद से बनने वाली टाइड्स का साथ देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी टाइड्स का निर्माण होता है। इन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है क्योंकि ये स्प्रिंग की तरह उठती हैं। चलिए आज इतना पर छोड़ते हैं। तो अभी अल्टीमेटली हम लोग देखें समुद्री जल के गतियों में, हम लोग देखें कि समुद्री जल में 3 प्रकार की गतियां हैं। पहला वेव्स, तरंग, दूसरा जलधारा और तीसरा ज्वार भाटा। तो अब तीनों को हम लोग बारी बारी से अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त की जा रही है।